हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हमारा टॉपिक बायोलॉजी का पेपर थर्ड बायोलॉजी है, जिसमें हम 5, 6, 11 और 15 मार्कर डिस्कस करने वाले हैं। और आज के जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ इंग्लिश के वीडियोस कवर कर रहे हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे। तो हमारे जो बायोलॉजी के नोट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, जो भी लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कि मेरे बायोलॉजी में 3 मार्कर्स डिफरेंसेस जितने भी थे ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट हो चुके हैं। और आज मैंने 5, 6, 11 एंड 15 मार्कर्स ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी लोग जो भी लेना चाहते हैं, मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा ये क्वेश्चन ले रही हूँ मैं फर्स्ट, हमारा ये 5 और 6 मार्कर क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस एंड डिस्क्राइब इट्स सिम्टम्स एंड हॉर्मोन्स रिलेटेड टू इट। सो फ्रेंड्स, में हमको डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस है, उसे कौन सा हार्मोन है जिसका सिक्रीशन के वजह से डायबिटीज़ होती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हमको वहाँ पे पूरा ये करना है। तो किस तरह से ये आंसर लिखना है हमको, अगर ये 5 या 6 मार्क्स में आता है MPPSC मेंस में। तो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर राइटिंग, इसका फ्रेम कैसे करना है इसको। डायबिटीज़ मेलिटस, द basic reason for diabetes mellitus in inappropriate insulin sensitivity and distribution throughout cells। ठीक है, तो क्या है, इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है ठीक से कोशिकाओं में अगर जो इंसुलिन है वो नहीं जा पाता है, इसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस होता है। इट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ सच एज टाइप 1, टाइप 2 है ना, टाइप 2 डायबिटीज़, गैस्ट्रल डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। गैस्ट्रल डायबिटीज़ जो होती है वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होती है, और प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के बाद फिर उनमें वो डायबिटीज़ की जो सिचुएशन, जो कंडीशन है वो नहीं रहते हैं, वो सिम्टम्स नहीं रहते हैं। तो ठीक है, किस तरह की डायबिटीज़ है, टाइप 1, टाइप 2 और गर्भावधि के समय वाली डायबिटीज़ एंड सेकेंडरी डायबिटीज़। नेक्स्ट, टू मच ग्लूकोज इन योर ब्लड। एक मेन रीज़न इसका क्या है, टू मच ग्लूकोज इन योर ब्लड। हमको तब पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड, जो ज़्यादा शुगर है, ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड में है, जिसके वजह से डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हो गया है, या डायबिटीज़ का जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव आता है। इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फील करेगा एक नॉर्मल पर्सन की उसे डायबिटीज़ हो गया है। सिम्टम्स, फ्रीक्वेंट थर्स्ट एंड यूरिनेशन, फील्स हंग्री ऑलवेज, tired feeling, reduction and blurring of eyes, sudden decrease in weight, continuous head pain। तो हेडेक वगैरह और पेन, उनको बार बार प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना, बहुत ही थोड़े से काम में बहुत टायर्ड फील करना, ये क्या है, सिम्टम्स है। तो ये हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस। हमारे क्वेश्चन में हमको डायबिटीज़ मेलिटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस दोनों को ही डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स और दोनों के से रिलेटेड हार्मोन्स के बारे में बताना है। अब जो डायबिटीज़ मेलिटस है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो द पैनक्रियास इज़ नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंसुलिन। तो इसके लिए कौन सा, इंसुलिन कहाँ से, तो पैनक्रियास से। तो ये था हमारा क्या, डायबिटीज़ मेलिटस। अब हम आते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस पे। इट इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर इन विच इम्बैलेंस बिटवीन द फ्लूइड्स ऑफ बॉडी अकर एज अ रिजल्ट द प्रिजन्स फेल मोर थ्रस्ट एंड यूरिनेशन। इट इज़ रिलेटेड टू किडनी। ये जो है, इसमें भी यही होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यास लगती है, भूख, बार बार उसको यूरिन आता है, और नींद आने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब किससे, किडनी से रिलेटेड है ये सब। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, अगर किसी को डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा तो उसके सिम्टम्स क्या हैं, येलो एंड लेस डेंस यूरिनेशन ऑन बेड, ड्राइनेस ऑफ स्किन, फीवर, वॉमिटिंग एंड डिसेंट्री। सिम्टम्स कैन बी सीन इन चिल्ड्रंस, और सिम्टम्स जो हैं अधिकतर वो चिल्ड्रंस में ही देखे जा सकते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो ओके। तो अब हार्मोन्स,
के लिए कौन सा हार्मोन, हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ना, जिसको बोलते हैं रसोप्रेसिन हार्मोन। तो इसके कमी के वजह से हमको डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें हमको क्या डिस्कस करना था, क्लैरिफाई करना था हमको किसके बीच में डिफरेंस, डायबिटीज़ मिलेटस और डायबिटीज़ इंसिपिडस के बीच में। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 और 6 मार्कर में ही MPPSC में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। जिस साल आया था उस साल किसी से नहीं बना था। तो MPPSC में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई ये ना समझे कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिजिक्स से या केमिस्ट्री से नहीं आते हैं, तो अभी भी वही पैटर्न रहेगा। नहीं, हमेशा ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में आते रहे हैं, जो नहीं बनते तो फिर किसी से नहीं बनते। इसलिए हमें हर चीज़ को ये समझ के पढ़ना है कि हाँ ये एग्ज़ाम में आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को ऐसा नहीं पढ़ना है कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी हमारा जो है 5 और 6 मार्कर का क्वेश्चन है। कमेंट ऑन हीमोफीलिया। सभी को पता है हीमोफीलिया बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा होने वाला डिजीज़ है, ये कह सकते हैं हम। ये एक ये एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। इट इज़ एन इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेक ब्लड क्लॉट्स। क्या होता है इसमें हीमोफीलिया में, मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा बता देती हूँ तो आपको इजी रहेगा लिखने में भी। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है या कहीं घाव हो जाता है तो फिर जो ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि इस जो ये पेशेंट होता है इसमें एक थ्राम्बोप्लास्टिन नाम का प्रोटीन होता है, वो जो उस पेशेंट में होता है उसके ब्लड में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते हैं। और कहा जाता है कि ऐसा थ्योरीज़ हैं कि जो फीमेल्स हैं वो इस डिज़ीज़ की कैरियर होती हैं, मतलब फीमेल से ही ये मतलब डिज़ीज़ जो है वो कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन ये मेनली होता किसको है, ये मेल्स को होता है। ठीक है, तो ये पूरा इसका शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हम। It is an inherited genetic disorder that impairs the body's ability to make blood clots. Deficiency of thromboplastin protein in patient's blood is found. It is a gender-related disease in humans. Generally, this disease is found in males and females are its carrier. Okay, जो अभी बताया मैंने वैसा ही है। नेक्स्ट सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई डिज़ीज़ है तो उसके कुछ सिम्टम्स भी तो होंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये डिज़ीज़ हो गया हमें। तो क्या है, ब्लू साइंस ऑन बॉडी, ब्लड साइंस और बॉडी, ब्लीडिंग फ्रॉम आईज, सडन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग फ्रॉम जॉइंट्स। नाक से खून बहता है अचानक से, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें ब्लड और उनमें स्वेलिंग आ जाती है। हमारे आँख जो है, आईज़, उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे ब्लड जम गया है ना, या अचानक से निकलने लग जाता है आँखों से, आपने देखा होगा, है ना। और जो बॉडी है उसमें कहीं कहीं कुछ स्कार्स बन जाते हैं। ओके, अब इसकी क्योर कैसे कर सकते हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड रिप्लेसमेंट थेरेपी, दो इसके क्योर के तरीके हैं। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज़ और क्लॉटिंग फैक्टर। इसे ब्लीडर्स डिजीज़ या क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। इस नाम से भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनना चाहिए, अगर हीमोफीलिया की जगह उसमें आ जाए कि राइट नोट्स ऑन ब्लीडर्स डिजीज़ या क्लॉटिंग फैक्टर, तो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। तो ये थे 5 और 6 मार्कर्स के किस तरह से लिखने एग्ज़ाम में। हम आते हैं नेक्स्ट हमारा 11 और 15। अगर 11 और 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आए तो आपको उसे किस तरह से लिखेंगे, 11 या 15। तो स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ DNA। DNA मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का आता है और ये हमेशा 11 और 15 में ही बनेगा। कभी कभी ये सिर्फ अगर इसमें पूछ लेंगे सिर्फ वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है तो ये 5 मार्क्स में आ सकता है अगर सिर्फ मॉडल पूछेंगे, अदरवाइज़ ये 11 या 15 मार्क्स में ही क्वेश्चन बनेगा। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कैसे बना है, कहाँ से आया है, इसमें क्या कोडिंग होती है, वो सब देखते हैं हम। ऑल द
11 और 50 मार्क का है। ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सेल इंफॉर्मेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए। जो डीएनए है वो क्या है, एक छोटा सा अणु है जिसमें कोशिका निर्माण की सारी जो डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो उसमें रहती हैं, एक छोटे से अणु में, एक छोटे से पार्टिकल में। नेक्स्ट, इट इज़ एन जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसमिट प्रॉपर्टीज सिम्टम्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या करता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसको ट्रांसफ़र करता है, लेकर जाता है, जो इसके वजह से जो चिल्ड्रंस होते हैं या जो भी नेक्स्ट होती है वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्रोमोसोम ऑफ लिविंग सेल। ये जीवित कोशिकाओं में जो हमारी लिविंग सेल हैं उनमें पाया जाता है, और एक थ्रेड के जैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को कैसा होता है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एकदम धागे नुमा होता है, डबल हेलिक्स। अब इस डायग्राम को समझिए, इसमें क्या है खास बात। इसमें जैसे आप देख रहे हैं AGCT, ये A लिखा हुआ है, तो ये सब क्या है, जो बायोलॉजी के नहीं उन्हें समझ में नहीं आएगा, मैं बता देती हूँ। एडनिन, G से ग्वानिन, C से साइटोसिन, T से थायमीन और A से, तो एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन, ये 3-4 जो 4 हैं, ये मेन हमारे बोल सकते हैं कि बेस हैं ये हमारे। ओके, जो ये यहाँ से यहाँ तक ये जॉइंट टाइप का है, इसे डीप ग्रूव बोलते हैं, ठीक है। और ये जो SS लिखा है ना, ये सब फॉस्फेट और ग्लूकोज के जो अणु है ना, वो सब हैं ये। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है DNA का, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आगे हम देखते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में ही। जो इसका डबल हेलिक मॉडल है, मैंने बोला पहले, आपको बोला था मैंने स्टार्ट करने से पहले कि अगर सिर्फ डबल हेलिक मॉडल आएगा तो ये 5 नंबर में या 6 नंबर में आएगा, लेकिन अगर पूरा आता है तो हमें 11-15 में इसको पूरा लिखना है, हमें कवर करना है। तो डबल हेलिक मॉडल जो था वो DNA का, वो किसने दिया था, वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। कब, 1953 में। इसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। ओके, DNA इज़, आई थिंक 63 में या 62 में उन्हें नोबेल मिला था। DNA इज़ कॉल्ड द केमिकल ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसका एक अनदर जो नाम है वो क्या है, इसको जीवन का मतलब केमिकल ब्लूप्रिंट बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस इज जॉइंट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। DNA कंसिस्ट ऑफ 3 कॉम्पोजिशन विच इज़ द शेप ऑफ डबल हेलिक्स। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखिए यहाँ पे। जो DNA है वो किससे मिलकर बना है, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजन बेस से एंड फॉस्फेट से, ठीक है। तो ये 3 अणु जो हैं इनसे मिलकर क्या बना है, हमारा DNA बना है, ठीक है। अब जो नाइट्रोजन बेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्यूरिन होता है, एक पिरामिडीन होता है। जो प्यूरिन होते हैं वो 2 के, एक एडनिन और एक ग्वानिन, जो हमने ऊपर देखे थे। पिरामिडीन होते हैं वो 2 हैं, साइटोसिन एंड थायमीन। तो इस तरह से ये DNA का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी होता है। जो DNA है वो बेसिक इन सब चीज़ों से बना होता है, जिसमें क्या होता है, पेंटोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होता है और फॉस्फेट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है DNA का, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। DNA regulates all biotic activities of cell, formation of various RNA which regulate the protein synthesis process। मतलब जितने भी RNA है हमारा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये जितने भी तरह के प्रोटीन के सिंथेसिस करता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया करता है, उसको ये क्या करता है, रेगुलेट करता है उसको प्रॉपर तरीके से, है ना। और जितने भी क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बायोटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सबको को भी ये रेगुलेट करता है। और सबसे मेन काम तो उसका यही है कि ये एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में क्या करता है, ये जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ट्रांसफ़र करता है। सिचुएशन या लोकेशन इसकी ये कहाँ पर होता है, कैसा है, तो इन यूकैरियोटिक सेल जनरली फाउंड इन न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया in its lux which is also known as outer central DNA।
कहाँ यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, है ना, उसमें ये क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में उसके जो न्यूक्लियस है वहाँ पे मिलता है। साथ ही ये कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके बाहर वहाँ पे ये मिलता है। लास्ट, इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लास्टिड। जो डीएनए बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें प्लाज्मिड्स के रूप में, फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ओके, अब वॉटसन क्रिक का मॉडल बेस्ड, अगर आपको 5-6 नंबर में आए तो आपको बस यहाँ से इसको कट कॉपी पेस्ट कर देना है। स्टार्टिंग की 2-3 लाइन मैंने आपको बताया है पहले कि इंट्रो में 1-2 लाइन ज़रूरी होता है 5-6 नंबर में, और उसका फिर जो पूछा है वो लिख दीजिए आप। ठीक है, तो वॉटसन क्रिक का मॉडल, प्रेजेंटेड मॉडल इन 1953 एंड गॉट नोबल इन 1962। वहाँ पे मैं कंफ्यूज थी 63 या 62, तो 1962 था ये मॉडल जो था। डीएनए, the DNA model consists of 2 polynucleotide chains or strands that's spirally twisted around each other and coiled around a common axis to form a right-handed double helix. The 2 strands are anti-parallel in the round in opposite directions so that the 3, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो आपने अगर डायग्राम देखा होगा तो जो थ्रेड था ना डीएनए का, एक 3 एक में लूप, तो ये 3 जो है और ये 5 जो है ना, ये कार्बन को डिनोट करते हैं। 3 एंड्स ऑफ चेन है ना, फेसिंग द 5 एंड ऑफ द अदर्स, जो ये है ना ये रिवर्स हो जाते हैं। 3 वाला जो एंड है वो क्या 5 वाले एंड की तरफ, और 5 वाला जो एंड है वो 3 वाले एंड की तरफ टर्न हो जाता है, ट्विस्ट होता है। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन रिमेन्स ऑन द आउटसाइड while the core of the helix contains purine and pyrimidine. The 2 strands are held together by hydrogen bonds between the pyrimines and pyrimidines, base of the opposite strands. The base sequence along a polynucleotide chain is variable and the specific sequence of bases carries the genetic information. सो फ्रेंड्स, ये हमारा वॉटसन और क्रिक का मॉडल है जो आता ही आता है एग्ज़ाम में। इस तरह से हमने अपना जो 11 और 15 नंबर का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन रिलेटेड था हमारा डीएनए से, कि डीएनए को डिस्क्राइब करना है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, और जब हम इतनी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे तो उसकी लोकेशन बताना पड़ेगा। और जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीएनए से क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने 11-15 के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे साथ में बताना चाहती हूँ कि आपका जो ये बायोलॉजी है, ये 3rd पेपर का सिर्फ एक पोर्शन है छोटा सा। जैसे अगर 2019 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2019 के हिसाब से ये सिर्फ 1.2 को कैरी करता है कम्प्लीटली। और 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2020 के जो यूनिट 3 है, हमारी यूनिट 3 है, वो पूरी कंप्लीट की है। सिर्फ इसमें 2 टॉपिक बचे हैं। जो मेरे से नोट परचेज़ करेंगे मैं उनको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में इसकी PDF प्रोवाइड करा दूँगी। कौन से 2 टॉपिक बचे हैं? एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक बचा है हेल्थ, हाइजीन एंड डिजीज़। ये 2 टॉपिक्स हैं, आप मुझसे नोट परचेज़ करेंगे, फिर मैं आपको व्हाट्सएप पेड ग्रुप में ये दोनों PDF दे दूँगी। ओके, क्योंकि 2019 और 2020 में ये बस चेंज है कि 2 टॉपिक्स का, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड हाइजीनिक डिजीज़ का। सो फ्रेंड, आपका बायोलॉजी का यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है 2020 के अकॉर्डिंग, एंड 2019 के अकॉर्डिंग इसका 1.2 जो है वो फुली कंप्लीटेड है। 3, 5, 6, 11, 15 सभी, और साथ में इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो थे वो भी मैंने कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से आप लोग मेरे बायोलॉजी के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। ये छोटी सी मेरी कोशिश हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा लिखना की कोशिश करती हूँ जो आपको मोटिवेट करे और आपके ड्रीम को फुलफ़िल करने में आपकी बहुत हेल्प करे। ये छोटी सी कोशिश आज फिर से, माना कि ख्वाब मेरे थोड़े ऊंचे हैं, माना कि ख्वाब मेरे थोड़े ऊंचे हैं, पर आसमां से ज़्यादा तो नहीं। माना कि धरती आकाश का मिलन संभव नहीं, पर क्या आज तक इस डर से उसने कोशिश छोड़ दी। माना कि ख्वाब थोड़े ऊंचे हैं पर हौसले भी बुलंद हैं। कर भरोसा मेहनत पर, एक दिन वो भी आएगा जब मेरे ख्वाब से ज़्यादा ऊंचा मेरा कद हो जाएगा।
रख हौसला अपने ख्वाब पर, एक दिन वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही बहुत से इनोवेशन, मोटिवेशन और नोट्स के लिए आप कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।